हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के इतिहास को पढ़ेंगे। इतिहास की पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत में अध्याय 9 में है जाति व्यवस्था की चुनौतियां। तो हमने जो प्राचीन काल में अलग अलग वर्णों में विभाजन था, उसके बाद जाति में जो भेदभाव आ गया उसे दूर करने के लिए समाज सुधारकों के द्वारा जो प्रयास किया गया उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो समानता और न्याय की मांग किस तरह हो रही थी उसके बारे में, ज्योतिबा फुले के बारे में, उनके गुलामगिरी, नारायण गुरु के बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं मंदिरों में प्रवेश के लिए आंदोलन। महान दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म, तो सभी बच्चे जानते ही होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो उनका जन्म हुआ था बम्बई महाराष्ट्र में एक महार परिवार में हुआ था। महार को निम्न जाति का माना जाता है। अंबेडकर ने दैनिक जीवन में जातीय भेदभाव को बहुत करीब से देखा था, क्योंकि उन्होंने खुद उनके ऊपर अपने सहा था। वे जो भेदभाव, वैसा भेदभाव उनके साथ भी किया जाता था। बम्बई प्रेसिडेंसी में अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने की भी अनुमति नहीं थी। विरोध जताने पर उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाजत दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित ना करें। तो इतनी छोटी मानसिकता थी कि जो बम्बई प्रेसिडेंसी है वहाँ सरकारी स्कूलों में भी दलितों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, उनको अछूत समझा जाता था और उनको कक्षा से बाहर बैठकर ही पढ़ना पड़ता था। और माना जाता था कि यदि वे लोग कमरे में बैठकर पढ़ेंगे तो कमरा दूषित हो जाएगा, और वहाँ ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था कमरे के अंदर और दलितों को बाहर बैठाया जाता था। और उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए गए नकलों से पानी पीने का भी इजाजत नहीं था। और जो नल थे जिसमें बड़े ऊंचे जाति के बच्चे इस्तेमाल करते थे, उन नलों में उन्हें भी पानी पीने का इजाजत नहीं था, किन्हें? दलितों को। स्कूली शिक्षा के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए और वापस आने पर उन्होंने जो जातीय संरचना है उसके खिलाफ काफी कुछ लिखा, उसके विरोध में। 1927 ईस्वी में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की, क्योंकि उस समय तक दलितों को मंदिरों में प्रवेश का भी अनुमति नहीं था। तो उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। ब्राह्मण पुरोहितों ने इस बात पर सख्त नाराजगी जताई कि दलित मंदिर में प्रवेश करें। तो इसके लिए आंदोलन चला। देखिए, मदुरई मंदिर का प्रवेश द्वार, जहां अपने पहले अछूतों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ये मदुरई का एक मंदिर है जिसमें अछूतों को प्रवेश नहीं किया जाता था। तो जो ब्राह्मण या पुजारी थे उनको बहुत नाराजगी थी कि दलित भी मंदिर में जलाशय का पानी भी इस्तेमाल करें, इससे भी उनको नाराजगी थी। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के 3 आंदोलन किए। तो ये जो समय काल था, इसके बीच उन्होंने 3 आंदोलन किए और इसके माध्यम से उन्होंने समाज में व्याप्त जो जातीय पूर्वाग्रह है को उजागर करने का प्रयास किया। तो जातीय पूर्वाग्रह क्या था कि दलितों को ऊंची जाति के कुएं में पानी नहीं पी सकते थे, मंदिरों में नहीं प्रवेश करते सकते थे, सार्वजनिक जगहों में नहीं जा सकते थे। तो ये जो पूर्वाग्रह था इनको समाप्त करने के लिए उन्होंने 3 आंदोलन चलाए। अब देखिए, गैर ब्राह्मण आंदोलन। गैर ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण नहीं थे वैसे लोगों के द्वारा आंदोलन। दक्षिण भारत में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। तो 20वीं सदी में ये आंदोलन शुरू हुआ जिसमें जो ब्राह्मण नहीं थे वैसे लोगों ने हिस्सा लिया। तो यह आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों ने चलाया जिन्होंने शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल कर लिया था। तो वे भी शिक्षित हो चुके थे, वैसे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया जो काफी धनी भी थे। तो उन्होंने ब्राह्मणों को उत्तर से आए आर्य आक्रमणकारियों का वंशज बताया, और उन्होंने बताया कि जो ब्राह्मण है वो उत्तर से जो आक्रमणकारी आए थे आर्य, उनके ही ये वंशज हैं।
मध्य वर्गीय परिवार में पले बढ़े ई.बी. रामास्वामी नायकर अपने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे। तो जो ई.बी. नायकर थे, रामास्वामी नायकर थे, वे एक सन्यासी थे। ये देखिए चित्र में दिख रहा है, ई.बी. रामास्वामी नायकर का चित्र है। तो वे प्रारंभ में क्या थे? एक सन्यासी थे। वे लोगों के बीच पेरियार के नाम से प्रसिद्ध थे। लोग उनको पेरियार के नाम से जानते थे। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया। तो उन्हें संस्कृत का भी अध्ययन किया। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बन गए। राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित एक दावत में उन्होंने देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ था। तो उन्होंने जब देखा कि लोगों को जातियों के हिसाब से अलग अलग बैठाया गया है, तो इस बात से वे नाराज होकर पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया। और पेरियार ने महसूस किया कि अछूतों के स्वाभिमान की लड़ाई उन्हें स्वयं लड़नी होगी, क्योंकि उनके साथ इतना भेदभाव हो रहा है। पेरियार वेदों और पुराणों के बहुत ज्यादा आलोचक थे। उनका विचार था कि निचली जातियों पर अपनी सत्ता या महिलाओं पर पुरुषों का जो प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया गया है। कि पुराणों और जो वेद है उसमें बताया गया है कि जो समाज है उसमें महिलाओं को पुरुषों के अधीन ही रहना है। तो ये सारी चीजों से उन्होंने पुराणों और वेदों का भी आलोचना करना शुरू किया। हालांकि लोगों को ये दलील सहज रास नहीं आया। उनकी बातें लोगों ने पसंद नहीं किया। निम्न जातीय नेताओं ने आंदोलन से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच मंथन और आलोचना का दौर शुरू हो गया। लोगों में बहुत ज्यादा आलोचनाएं होने लगी इस बात को लेकर। रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल, बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के द्वारा इन रुझानों को सख्ती से विरोध किया। बहुत ज्यादा विरोध हुआ इन चीजों का। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के मुद्दों पर बहस चलता ही रहा और जो आज भी जारी है। और ये जाति वाला मुद्दा अभी भी खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी जारी है। सुधारों के लिए संगठित होना, राजा राममोहन राय और ब्राह्मण समाज। तो बंगाल में आरंभ हुए आंदोलन का नेतृत्व राजा राममोहन राय ने किया था। ये चित्र में दिख रहे हैं राजा राममोहन राय। उन्होंने नवजागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का पिता एवं नवप्रभात का तारा कहा जाता है उनको, उनके कामों के कारण। उन्होंने जाति प्रथा को इस आधार पर बुरा बताया कि इसने हमारे समाज को उच्च एवं निम्न जैसे अप्राकृतिक ढंग से बांट दिया है। समाज को उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों में बांट दिया है और जिस कारण जो बड़ा समुदाय राष्ट्रीयता की भावना से दूर होता जा रहा है। और ये जो जाति पाति का भेदभाव है इसके कारण जो हमारा राष्ट्रीय भावना है वो कम होता जा रहा है। उन्होंने फारसी भाषा में तोहफत उल मुहद्दीन नामक पुस्तक लिखकर मूर्ति पूजा का भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने फारसी भाषा में एक पुस्तक लिखा और उसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया। 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उसका उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार लाना, हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं उसको सुधार करना। ब्रह्म समाज की अवधारणा एकेश्वरवाद, आस्तिकता मतलब भगवान पर इतना ज्यादा मूर्ति पर विश्वास नहीं करना, मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करना, आचार संबंधी बातों पर आधारित था। राममोहन राय ने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो दो कॉलेज की स्थापना की उन्होंने, वेदांत कॉलेज और हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अब देखते हैं केशव चंद्र सेन जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज का लोकप्रिय बनाने में केशव चंद्र सेन की जो भूमिका है बहुत सराहनीय है। बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर से मतभेद के बाद उन्होंने ब्रह्म समाज
तथा आदि ब्रह्म समाज का गठन किया। उनका मतभेद हो गया देवेंद्रनाथ टैगोर से। उसके बाद उन्होंने ब्रह्म समाज या फिर उसी को कहते हैं आदि ब्रह्म समाज, उसका उन्होंने गठन किया। उन्होंने सामाजिक सुधारों के अलावा स्त्रियों की मुक्ति, मद्य निषेध, शराब निषेध, नशा निषेध पर भी उन्होंने जोर दिया और दान देने पर भी विशेष जोर दिया। ये हैं केशव चंद्र सेन। उनके प्रयास से ही 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह कानून बना और आधुनिक भारत में ब्रह्म समाज का जो पहला मिशनरी आंदोलन, और केशव चंद्र को प्रथम मिशनरी कहा जाता है। ठीक है, तो इनका भी योगदान काफी रहा। अब है डेरोजियो एवं यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, ये है डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक एवं एंग्लो इंडियन युवक, ये एक एंग्लो इंडियन युवक थे, हेनरी विवियन डेरोजियो थे। हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक डेरोजियो ने नारी शिक्षा और नारी अधिकारों की जोरदार मांग की। तो उन्होंने नारी शिक्षा और नारी के अधिकारों के लिए आंदोलन किया और वे चाहते थे कि समाज में उनको भी अधिकार मिले। उन्होंने एंग्लो इंडियन, हिंदू एसोसिएशन सहित कई संगठनों का गठन किया और इन संगठनों ने विधवाओं का उद्धार, विभिन्न आडंबरों का भी विरोध किया जो समाज में फैला हुआ था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने उन्हें बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा है। तो ये एक एंग्लो इंडियन थे डेरोजियो। इन्होंने महिलाओं के लिए काफी काम किया, विधवा विवाह पर भी काम किया और जो समाज में बुराई थी उसको भी दूर करने का प्रयास किया। इसलिए इनको बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत बताया जाता है। अब है विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद, ये चित्र में दिख रहे हैं ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर कलकत्ता में किया। तो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस और उन्हीं के नाम पर उन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नागेंद्रनाथ दत्त। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाषण दिया था 1893 ईस्वी में। तो और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की और इस भाषण के बाद उनकी जो ख्याति थी, प्रसिद्धि थी, पूरे विश्व में फैल गई। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को समस्त विश्व के सामने रखा। न्यूयॉर्क में उन्होंने भारतीय धर्म एवं दर्शन के प्रचार के लिए वेदांत सोसाइटी का गठन किया। कहाँ किया? न्यूयॉर्क में। पेरिस में 1900 ईस्वी में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी उन्होंने भाग लिया और स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद आदि का समर्थन किया। उनके अनुसार ईश्वर साकार एवं निराकार दोनों है। तो वे दोनों को मानते थे कि साकार उनका एक रूप भी है और निराकार भी है। उन्हें नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन का मूल उद्देश्य दरिद्र नारायण की सेवा है, मतलब गरीबों की सेवा है। विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है। यदि हम मनुष्य की सेवा करेंगे तो वो ईश्वर की सेवा करने के समान है। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। आज विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रार्थना समाज, अब देखिए प्रार्थना समाज क्या है। 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंगा ने बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज ब्राह्मण समाज से प्रभावित हुए थे। किससे प्रभावित हुए? ब्राह्मण समाज से। उन्होंने जाति प्रथा और छुआछूत की निंदा की। तो जो प्रार्थना समाज थी उसने जाति प्रथा, छुआछूत जो भावना थी उसका भी विरोध किया। उन्होंने स्त्रियों के उद्धार के लिए काम किए, जैसे विधवाओं का पुनर्विवाह का समर्थन किया।
रानाडे हिंदू मुस्लिम एकता के जबरदस्त समर्थक थे और ये जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसके समर्थक थे। उनकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध, ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श भी किया जाता था। अब है दयानंद सरस्वती, ये चित्र में दिख रहे हैं दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। उत्तर भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार का सबसे जो प्रभावशाली आंदोलन हुआ था वो दयानंद सरस्वती जी ने शुरू किया था। दयानंद के बचपन का नाम था मूलशंकर। 1824 ईस्वी में 1824 में गुजरात में जन्मे दयानंद ने 14 साल की आयु में मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया कि किसी ईश्वर को मूर्ति के रूप में पूजा नहीं किया जाना चाहिए। 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की और 1877 ईस्वी में लाहौर को अपना मुख्यालय बनाया। उन्होंने आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर को बनाया। आर्य समाज के सदस्य 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते थे, तो वे 10 चीजों को मानते थे। इनमें प्रथम है वेदों का अध्ययन। जो आर्य समाज थे वे वेदों के अध्ययन को महत्व देते थे। शेष सिद्धांत सद्गुण और नैतिकता के सिद्धांत थे। बाकी जो 9 सिद्धांत थे वे सद्गुण और नैतिकता से संबंधित थे। शिक्षा के प्रचार प्रसार, स्त्रियों के उत्थान, जाति प्रथा के बंधनों को कमजोर करना, दयानंद और आर्य समाज के विचारों से काफी गहरा प्रभाव पड़ा। तो शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का जो योगदान था काफी उल्लेखनीय रहा। उन्होंने भारत के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण अशिक्षा को माना, क्योंकि हमारे देश में अशिक्षा बहुत ज्यादा थी और उसी के कारण देश पिछड़ता जा रहा था। इनकी मृत्यु के बाद लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, तो इस तरह से काफी ये सारे समाज सुधारक हैं जिन्होंने काफी सारे आंदोलन किए समाज को सुधारने के लिए। अब है सर सैयद और अलीगढ़ आंदोलन। मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार, सामाजिक सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। यह है सर सैयद अहमद खान। उनका जन्म मुगल दरबार के एक सरदार परिवार में हुआ था। सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। तो अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है उन्हीं के समय खोला गया था, जहां मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों को आधुनिक शिक्षा दी जाती है। तो पश्चिमी शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधार के क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ा, तो इसका प्रभाव भी पड़ा शिक्षा के क्षेत्र में। अब है पारसियों और सिखों के सुधार आंदोलन। तो इस तरह सबके द्वारा किया गया, तो उसी तरह पारसियों के द्वारा भी सुधार आंदोलन किया गया। तो देश के दूसरे समुदायों में भी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए, स्त्रियों के उद्धार के लिए और आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए आंदोलन शुरू हुआ। तो आपने ध्यान दिया होगा कि ज्यादातर जो समाज सुधारक थे उन्होंने स्त्रियों के शिक्षा पर, स्त्रियों के अधिकारों पर, विधवा विवाह पर बहुत ध्यान दिया, क्योंकि उस समय ये चीजें समाज में बहुत ज्यादा फैली हुई थी और इसको सुधार करने की आवश्यकता थी। इसीलिए सभी समाज सुधारकों ने इस पर विशेष ध्यान दिया। पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक दादा भाई नौरोजी 1817 से 1885 थे। उन्होंने आर के कामा 1817 में दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1885 में। उन्होंने आर के कामा, एस बंगाली व फरदौन जी के साथ मिलकर बंबई में रहनुमाई मजदायासन सभा का गठन किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ये एक पारसी थे, पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक। सभा, उनकी जो सभा थी उसमें स्त्रियों की दशा में सुधार, पर्दा प्रथा की समाप्ति, विवाह की आयु बढ़ाने पर बल दिया गया। तो सभी लोगों ने जिस तरह से स्त्रियों के
लिए सुधार, दशा में सुधार के लिए प्रयास किया, तो उनका भी यही प्रयास रहा। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू की हुई थी। सिख सुधारक थे उनके द्वारा, सिंह सभाओं के द्वारा। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं में सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझते थे, वे उनसे मुक्त करने का प्रयास किया। तो सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो इस तरह से सभी धर्मों में अपने अपने धर्म में जुड़ी जो सामाजिक बुराइयां थी उसको सुधार करने का प्रयास किया। और ये सारे समाज सुधारक जो समाज में फैल रही बुराई थी, जो पहले कम थी लेकिन धीरे धीरे ऐसी बुराइयां समाज में आ गई थी, उसे दूर करने का प्रयास किया। और काफी हद तक वो सफल रहा और काफी हद तक अभी भी वो चला आ रहा है। अभी भी वो समाप्त पूरी तरह नहीं हुआ है, लेकिन शिक्षा के प्रसार से धीरे धीरे इसमें कमी आई है। तो आप बच्चे भी इस पर ध्यान देंगे, जिससे ये जो समाज में बुराइयां हैं वो और ज्यादा समाप्त हो और समाज की में अच्छी चीजें फैले। जो असमानता की भावना है, जातीय भेदभाव है, ये सारी चीज समाप्त हो। तो यही उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का कि सभी के बीच समानता आए और ऊंची नीची जाति भेदभाव ये सारी चीजें समाज से समाप्त हो। तो ये चैप्टर आप बार बार रिपीट करके पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।